हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखाता है हर बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। दोनों ही बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखाता है। और ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसके बारे में थोड़ा सा सुन के ही बच्चों को डर लगने लगता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत इजीली देखेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। और यकीन मानिए ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है। आप बस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को पूरा देखिए, इस सेशन को पूरा देखिएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। उसके बाद खूब प्रैक्टिस करिए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ मेजरमेंट करना है, पुराने टाइम में, अर्ली टाइम्स में क्या होता था, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स को अगर मेजरमेंट करना हो कि प्लैनेट्स यहां से कितनी दूरी पर हैं, या फिर अगर हम किसी ऊपर हाइट पर खड़े हुए, या फिर जैसे लाइट हाउस हुआ करते थे। लाइट हाउस होते थे सी के बीच में या कहीं पर ही ऐसी क्लिफ वगैरह में लाइट हाउस बना दिए जाते थे। तो वो क्लिफ से वो चेक कर पाते थे कि जो आपका शिप वगैरह है वो कितनी दूरी पर है या कितना क्या है। तो वो सारी डिस्टेंस अगर मेजर करनी हो तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट की हमें हाइट नापनी है कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम टेप पकड़ेंगे और एक एक बार पकड़ते हुए चले जाएंगे कि भैया चलो नाप लेते हैं, ये इतना हो गया, इतना हो गया। तो फिर तो हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो भी हम नहीं नाप पाएंगे उसे, हम उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता था, फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम हाइट, ऐसी चीजों के हाइट नाप सकते हैं, उस डिस्टेंस नाप सकते हैं, या यही चीजें, ये सारी चीजें कि अगर हमें कुछ एंगल वगैरह पता हो, कुछ एक आध चीज पता हो तो हम पता कर सकते हैं। हमें जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो पढ़नी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे एंगल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसके अलावा जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए दो एंगल्स हो गए आपके पास एक्यूट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, 90 डिग्री से बड़े नहीं जा सकते। तो 90 डिग्री से बड़े नहीं जा सकते, तो इसी तरीके से हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। अब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं, मान लीजिए ये नीचे वाली, जिसको अगर आपको पता हो तो इसे हम बेस बोलते हैं, और ये वाली साइड बीसी, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर मुझे हाइपोटेनस को नापना है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है इसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है एसी, इसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। अभी उस बारे में और डिटेल में अपन जा रहे हैं। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस नापनी हो तो हमारे पास एक चीज होती है कि पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास दो डिस्टेंस है तो एक तीसरी ट्राइंगल की साइड अगर मुझे निकालनी हो तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है मेरे पास कि अगर मेरे पास कोई एक एंगल दिया हो और मुझे ये मेजर करना हो कि उसकी साइड्स कितनी होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ये दिया हो कि एक एंगल मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि उसकी साइड्स कितनी होंगी, कोई सी भी साइड्स, तो फिर ये मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। अब उसके लिए फिर हमें क्या किया जाता है, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंस के रूप में देखा जाए तो वैसे आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन वो पुराना कंसेप्ट था कि हमें हाइट्स वगैरह नापनी हो तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था। आजकल तो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में, कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल में मैथ्स का बहुत यूज होता है, तो उसमें काफी यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी भी बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो फिर इसका पढ़ना भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम देखते जाएंगे। और जो हमें इस चैप्टर में देखना है, हमें देखना क्या क्या है, हम जानेंगे कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ चीजें होती हैं जो हमें एक तरीके से रिलेशन बताती हैं बिटवीन एंगल्स और साइड्स के बीच में। एंगल्स, जैसे ये एंगल है और ये साइड्स के बीच में अगर मुझे कुछ रिलेशन बताना हो तो मैं इजीली उसके थ्रू बता सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे।
और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड एंगल्स पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एटसेट्रा। हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। आइडेंटिटीज जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक रिलेशन बताते हैं किस किस के बीच में, जो एक्यूट एंगल्स होते हैं आपके पास। जैसे हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें, आपका ABC राइट एंगल ट्राइंगल जिस पर 90 डिग्री जो बन रहा है वो B पर बन रहा है, तो आपके जो दो एक्यूट एंगल्स हो गए, एक्यूट एंगल्स फिर से बता रहा हूं, वो जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, इन एक्यूट एंगल्स का रिलेशन बताते हैं साइड्स के साथ। अब साइड्स को देखिए किस तरीके से बोलते हैं हम लोग। साइड्स को वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं उस चीज को। एंगल ए अगर ये है, ये अगर आपके पास एंगल ए है, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जैसे इस वाले केस में हो गई BC, एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड जैसे इस वाले केस में हो गई BC, BC जो होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए। याद ध्यान से सुनिएगा, फॉर एंगल ए। ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होती कि अगर आप बोलो कि सीधी वाली जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम अभी अब समझेंगे उस चीज को। तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी किसके लिए, एंगल ए के लिए। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, जो साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो हमारे पास हाइपोटेनस होती है। मतलब एंगल बी के सामने वाली ये हाइपोटेनस हो गई, और अगर ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो नीचे वाली साइड जिसको हम बेस बोलते हैं, तो मतलब वो बेस हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल की जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली वो आपके पास हाइपोटेनस होती है। ये दो चीजें हमें पता चली। अब देखा जाए तो एंगल सी के लिए अगर मैं देखूं, क्योंकि एक्यूट एंगल एंगल सी भी है, तो एक्यूट एंगल एंगल सी के लिए अगर देखा जाए तो सी के लिए एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी रहेगी, AB। यहां मैंने लिख दिया है कि वो बेस है, पर एक्चुअल में वो एंगल सी के लिए AB जो है वो बेस नहीं होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल सी के लिए AB जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC ये हाइपोटेनस होगी, जो बची हुई साइड है BC वो एंगल C के लिए बेस हो जाएगी। तो अगर ये बेस हो जाएगी तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं जिनका नाम है कुछ इस तरीके से। साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A इसको हम डिनोट करते हैं साइन ऑफ A से। साइन ऑफ एंगल A इसको हम डिनोट करते हैं साइन ऑफ A से, और साइन ऑफ A इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी इजी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा अभी। साइन ऑफ एंगल A जिसको हम साइन A से डिनोट करते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर जो हुआ, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC और हाइपोटेनस हुआ AC। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन A की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये BC और AC इस तरीके से याद मत रखिएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स अगर चेंज हो गया, PQR हो गया, तो फिर आप कैसे याद रखेंगे, तो वो कुछ अलग चीज हो जाएगी। तो दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल A। कौन सा होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A, जिसको हम cos A से डिनोट करते हैं। ये तो खाली हम नाम ऐसे याद रखेंगे, अदरवाइज हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियोज इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसी तरीके से यूज करते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल A जिसको cos A भी बोला जाता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनस हो गया AC। तो cos A की वैल्यू हो जाएगी इस केस में AB अपॉन AC। तीसरा होता है, थर्ड होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ एंगल A। टेंजेंट ऑफ एंगल A को tan A भी बोला जाता है। tan A मतलब tan थीटा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे मैंने थीटा वर्ड यूज किया है, अभी समझेंगे थीटा क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास BC और बेस हो गया आपके पास AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan A की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट ऑफ एंगल A इसको हम कॉसेक A से बोल डिनोट करते हैं, कॉसेक A। तो कॉसेक A इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC अपॉन परपेंडिकुलर।
लास्ट के दो सेकेंड ऑफ एंगल है, सेकेंड इसको हम सेक ए बोलते हैं, सेक ऐसे डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास AC, परपेंडिकुलर बेस हमारे पास AB। लास्ट एक कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, इसको हम कॉट A से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू होती है AB अपॉन BC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आपको याद रखना है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें खाली 3 ही याद रखने देते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी के लास्ट के 3 देखो, लास्ट के 3 जो कि कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, या फिर इजी लैंग्वेज में बोला जाए कोसेके, सेके और कॉटे, ये ऊपर वालों के अगर ध्यान से देखो तो क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं ऊपर वालों के। ऊपर वाले मतलब कोसेक ए क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप साइन ए को देखो तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं कोसेक ए को क्या बोल सकता हूं, मैं कोसेक ए को बोल सकता हूं दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, बोल सकते ना। तो कोसेक ए हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। इसी तरीके से अगर आप सेक ए को देखो, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर आप कॉस ए देखो तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि जो सेक ए होता है, सेक ए दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। तो सेक ए आपके पास हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। और लास्ट वाला जो आपके पास कॉट ए है, कॉट ए, कॉट ए क्या हो रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो किसका रेसिप्रोकल होगा, जो बचा बोले तो tan a, मतलब ये हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ tan a के बराबर। तो कॉट ए हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan a। और एक और चीज देखते हैं, अगर आप tan a को देखो, tan a जो है हमारे पास, tan a ये है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर ऐसे देखा जाए तो BC अपॉन AB। tan a की वैल्यू है BC अपॉन AB, सॉरी। और अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में AC से डिवाइड कर देता हूं, BC अपॉन AB है, मैंने BC को भी AC से डिवाइड कर दिया और AB को भी AC से डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे मैंने AC से डिवाइड कर दिया, तो AC से डिवाइड करने से क्या होगा देखें, BC अपॉन AC जो होता है वो होता है साइन A, साइन A, और AB अपॉन AC जो होता है ये होता है cos A। तो मेरे पास tan A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी sin A अपॉन cos A। वहां सही से नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देता हूं कि tan A जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा sin A अपॉन cos A, मतलब tan A आपके पास हो जाता है sin A अपॉन cos A। और लास्ट में अगर आप देखो तो अगर tan A sin A अपॉन cos A होता है तो cot A होता है इसका रिवर्स या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है तो फिर cot A की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो cot A आपके पास आ जाएगा cos A अपॉन sin A। तो cot A की वैल्यू आ जाएगी cos A अपॉन sin A। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं, और इसका एक इजी ट्रिक होता है जिसको अभी हम देखते हैं। बहुत इजी सा ट्रिक हो जाता है, उससे याद हो जाता है कि कौन सी चीज क्या होती है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलेंगे, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेट्रा। जो भी चीजें होती हैं तो अपन अभी देखते हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। और एक और चीज, जैसे साइड्स वगैरह को या किसी चीज को डिनोट करने के लिए हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द साइड ऑफ दिस, ऐसे मानते हैं ना, एक्स मान लेते हैं किसी चीज को, वेरिएबल जनरली हम एक्स के रूप में मान लेते हैं। तो यहां पे एंगल को जो डिनोट करने के लिए वेरिएबल होता है वो होता है थीटा। एक गोला बनाओ, एक शेप का अंडाकार, और इसका पेट काट दो, थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। एंगल को डिनोट करने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं जिसका नाम होता है थीटा। तो कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो ये था अभी आपका इंट्रोडक्शन, आपको कुछ पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ आ गए तो अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सबकी अपनी अपनी वैल्यूज थी। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज थी। अब इन्हें याद रखना कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, या टेन थीटा क्या होता है।
वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देखिएगा आपको बहुत आसानी से समझ आएगी और बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, और उसको याद रखिएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये सीक्वेंस आप याद रखिए कि जब भी हम यूज करेंगे पहले साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, फिर टेन थीटा लिखेंगे। सारे कुछ मतलब जितने भी ट्रिक्स वगैरह देखेंगे तो सभी में अपन ऐसे ही करेंगे, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनका हम वैसे ही निकाल लेते हैं। तो खाली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा। तो कैसे, ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हो जाता है साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तो हमें इस तरीके से पता चल जाते हैं। फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद रख सकते हैं। और जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कौन कौन से, एक होता है आपके पास कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। डिनोमिनेटर वाला पहुंच जाएगा न्यूमरेटर वाली पोजीशन पे और न्यूमरेटर वाला पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर वाली पोजीशन पे। और नेक्स्ट, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास 3 बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी के जो आ जाते हैं, तो पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें इस तरीके से वैल्यूज याद हो जाती हैं कि कौन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कौन बेस अपॉन हाइपोटेनस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट।